आज हम डिस्कस करेंगे हमारे देश की आज़ादी के बारे में और देश हमारा कैसे गुलाम रहा, उस टाइम पे क्या हुआ और अभी क्या इम्प्रूवमेंट है, इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा 2-3 बात करेंगे ताकि आप इसको ब्रीफली समझ सकें। बात करेंगे हम पहले अपने बॉडी के बारे में। जैसे अगर हमारे बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी टूट जाए तो हम हिल डुल नहीं सकते, ना चल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हमारा माइंड में जो हार्मोन्स डेवलप होता है वो इनबैलेंस हो जाए तो दुनिया की कोई दवाई हमें ठीक नहीं कर सकती जब तक कि हमारा हार्मोन्स बैलेंस ना हो। मतलब हमको स्वस्थ रहने के लिए जैसे कि हमारा हार्मोन्स बैलेंस, मतलब माइंड एकदम स्थिर होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए और पेट में अच्छा खाना मिलना चाहिए, प्राकृतिक खाना मिलना चाहिए, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी रहेगी तभी हम चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, एक गांव था, अभी एक एग्जांपल समझिए कि कहानी टाइप का समझिए। एक गांव है, उस गांव में क्या होता है कि कुछ बाहर से लोग आते हैं तो देखते हैं कि यार ये गांव तो बहुत संपन्न है, यहाँ पर कोई भी आदमी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। क्योंकि देखिए ज़रूरत क्या होती है, जैसे कि अगर हम लोग कहीं भी बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी एजुकेशन ले रहा है, तो सबका जो मोटो होता है वो मोटो क्या है, अल्टीमेटली जो स्टडी करना, जॉब करना, तो मोटो तो यही है ना कि हम अपने फैमिली को का मतलब अच्छे से जो फूड है वो अवेलेबल करा सकें, इजीली अवेलेबल करा सकें, उनका रहने का अच्छा बंदोबस्त कर सकें और रहना खाना हो सके और कपड़ा हो सके, उनको कभी बीमार हो तो ट्रीटमेंट हो सके, इसके लिए सब पैसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो हम सब कर रहे हो तो इसके लिए ही कर रहे हैं ना, पैसा हम कमा रहे हैं ठीक है, पर उसका मोटिव तो यही है सब चीज़ें। तो क्या था, उस गांव में सब संपन्न था, तो उसने जो बाहर से लुटेरे आए थे उन्होंने क्या किया कि उस गांव में एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कुछ इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से ही इस गांव की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो अगर हमको इस गांव में अच्छे से कब्जा करना है और हमें कुछ अगर लेना है इस गांव से, तो इस गांव के इन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जो भी लोग उस गांव के संपन्न थे और उस गांव के रिमेनिंग लोगों को जॉब प्रोवाइड करते थे, उनके खान पान का देख रेख करते थे, तो उन लोगों को क्या किया कि रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। ने कानून बना दिया कि जो ऐसा रहेगा उसको रीढ़ की हड्डी तोड़ा जाएगा। और ऐसा उन्होंने उस गांव में 200 साल तक किया। 200 साल करने के बाद क्या हुआ कि वो लगभग उस गांव को तहस नहस कर चुके थे। अभी उस गांव में ज़्यादा कुछ उनको लूटने के लिए बचा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, और विरोध भी अच्छा खासा हो रहा था, विरोध है उनका अच्छा खासा हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन बोला कि ठीक है, उसी गाँव में जैसे कि बहुत दिन रह गए तो कुछ लोग उनके दोस्त यार भी बन गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हमारा तो विरोध है, हम जा रहे हैं और अभी आप लोग इस गाँव को देखो। तो जब वो लोग चले गए तो जिनको उन लोगों ने देखने के लिए बोला था, तो उन्होंने पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और इसका हम सेलिब्रेट मनाया करेंगे। और ऐसा उनको सेलिब्रेशन मनाना चालू हो गया। अब जो उन लुटेरे लोगों ने कानून बना के रखा था कि जो भी इस गाँव का संपन्न रहेगा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, तो जो उसी गाँव का आदमी अब शासक बन के बैठा था वो उस कानून में कोई बदलाव नहीं किया, कानून वैसा का वैसा ही रहा। मतलब जो भी संपन्न होगा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। तो अब वो कैसी उनको आज़ादी मिली थी उस गांव के लोगों को, वो हमको तो समझ में नहीं आई है। ठीक है, अभी कहानी इसको यहाँ पर विराम देते हैं। हम आते हैं अपने भारत देश पे। हमारा भारत देश जो है और भारत और चाइना जो दोनों देश अगर मिला के टोटल विश्व के देशों का जितना उत्पादन होता था फसलों का, उस उत्पादन का 70% उत्पादन तो इन दो भारत और चाइना में मिलकर ही होता था। ये लगभग 1750 के आसपास की बात है, प्रमाणिक बातें हैं। अब क्या हुआ कि अब जैसे कि भारत देश में 7.5 लाख गांव है और हर एक गांव में एक या एक से ज़्यादा तालाब हुआ करते थे।
और जो कुएं बावड़ी हैं तो हर गांव में लगभग 90 या 100 के आसपास कुएं बावड़ी हुआ करती थी, मतलब करोड़ों कुएं बावड़ी थी। मतलब हम भारत के लोग जो वर्षा का पानी होता है उसके एक एक बूंद को भी यूज करना जानते थे, उनको बचा के रखते थे, क्योंकि हम एक कृषि संपन्न देश थे और हमारा जो इकोनॉमी का बैकबोन था, रीढ़ की हड्डी थी, वो हमारी कृषि था, पशुपालन था। तो अब क्या हुआ कि अब देखिए हम लोग कहीं कोई जॉब कर रहा है तो एक तालाब बनाने की हैसियत नहीं रहेगी पूरी ज़िंदगी में कमाने के बाद, तो कोई ना कोई तो होगा ना जो आज उस तालाब बना के रखा था ताकि पानी संचित पानी कलेक्ट रह सके, सिंचाई में काम आ सके और वाटर लेवल ऊपर रहे। सबसे बड़ी बात वाटर लेवल ऊपर रहे। थोड़ा अभी आप कुआं खोदने जाएं तो थोड़ी कुछ गहराई पे खोदने में आपको पानी मिल जाए, तो कोई तो रहा होगा कि जो ये सब काम करता रहा होगा। आजकल जो सरकारें कर रही हैं, नहरें बना रही हैं सिंचाई के लिए, बिजली कर रही हैं ताकि आप उसके थ्रू सिंचाई कर सके, तो अब हम उसी को तो विकास मान रहे हैं ना। और उद्योग लगा रही हैं तो उसके थ्रू जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको ही तो विकास समझ रहे हैं ना। तो जब उस टाइम पे जब ये हमारे सब इतने तालाब थे, कुएं थे, बावड़ी थी और जो खेतों का खेत में खेती करने का पैटर्न था तो वो कैसा था कि चूँकि आदमी कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी, तो कुछ खेतें हम इस साल जुताई उबाई करते थे और कुछ खेतों को हम परती छोड़ देते थे और कुछ को हम जोतते बोते थे। वैसे हम अल्टरनेट हर ईयर करते थे ताकि उत्पादन अच्छा हो। अब क्या है कि अभी ज़्यादा संख्या ज़्यादा हो गई, खेत कम है, तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब हम उसी टाइम में आते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, अब जैसे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में भी हर गांव में तालाब था, जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पानी की कमी रहती थी, वहाँ तक भी तालाब रहते थे। मतलब कोई तो बनाया होगा ना, कोई तो सोचा होगा। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले देखा कि जो किसान है, तो क्या होता था, किसान का हर साल मतलब जो गांव के लोगों को कहीं भी बाहर जॉब करने के नहीं जाना पड़ता था। कैसे नहीं जाना पड़ता था? क्योंकि जो खेती होती थी तो खेती 2 रबी में होती थी, तो ये 2 रबी कवर कर जाता था, लगभग 9 से 10 महीने ये कवर कर जाता था। उसके बाद क्या होता था कि जैसे आप खेती में क्या काम रहेगा, पहले जुताई रहेगी, तो जुताई हल से होती थी, वो बैलों के थ्रू होती थी, उसके कोई ना कोई लोग रहते थे। तो 2 महीने के आसपास पूरे गांव के लोग ना सिर्फ हल जोतते रहते थे और किसानों का हल जोतते थे, और हल जोतने के बाद उसमें जुताई बुवाई, उसके बाद फिर कटाई करना, ये सब एक्टिविटी लगातार लगी ही रहती थी। और उसके बाद जब उसमें फसल मिलती थी तो वो किसान लोग उस फसल का ही कुछ मात्रा जो सब ये जुताई बुवाई लोग करते थे उनको देते थे, तो अल्टीमेटली उनको भी खाना मिल जाता था। अब इन्होंने क्या चेंजेस कर दिया कि यहाँ पर चूँकि लगातार चलता रहता, बाहर किसी जरूरत नहीं रहती थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया कि नहीं, आप खाना मत लो, आप पैसा लो और आप खाना खरीदो। तो यहाँ पर एक पैटर्न कैसा हो गया कि जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए आप कि आप पहले गेहूं लेके गए और किसी दूध वाले के पास गए, आपने उसको गेहूं दिया, दूध ले लिया, तो मतलब वो जो अगर 4 रुपये का गेहूं दिया तो 4 रुपये का दूध ले लिया। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने रूल बना दिया कि आपको फसल बेचना है और फसल भी खरीदेंगे हम ही दाम तय करेंगे, अंग्रेजी दाम तय करेंगे, अंग्रेजी खरीदेंगे। अब उन्होंने क्या किया, जो 4 रुपये की आपकी फसल थी तो उसमें उन्होंने 4.5 रुपये आपको दे दिया, आप लेके आ गए। उन्हें उसके बाद वो बड़ी दुकान में गया, मंडी में गया, मंडी के बाद फिर से दुकान में गया, और सेम वो जो दूध वाला था, अब आप उसके पास जाएंगे और पैसा देंगे तब दूध देगा। अब क्या हुआ कि वो दूध वाला भी जब अब वो लेने जाएगा, जब वो ख़रीदने जाएगा वही गेहूँ अपने खाने के लिए, तो जो गेहूँ पहले उसको 4 रुपये मिलता था तो वो गेहूँ अब उसको मिलेगा 8 से 10 रुपये में। अब क्या करेगा, उसके पास चूँकि उतना दूध होगा नहीं, तो वो क्या दूध में भी मिलावट करेगा तब तो उसका घर चल पाएगा। तो उसको 4 रुपये वाला गेहूँ 8 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो जो बीच में हमारा डायरेक्ट पहले सिस्टम चलता था, तो अब बीच में बिचौलियों को डाल दिया गया जिनका कोई रोल ही नहीं था। सिर्फ किस लिए डाला गया, तो ताकि किसानों को बर्बाद करना था। अब क्या हुआ कि ये किसान धीरे धीरे इन किसानों पे, पहली बात तो उनके फसल पे दाम खुद तय करना, मतलब किसान पे लागत कुछ भी लगी हो उससे सेम का सेम रेट या उससे 100-200 रुपये ज़्यादा दाम तय करना।
दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया कि दाम तय करने के अलावा भी इन्होंने एक एक्ट बना रखा था। वो एक्ट का नाम क्या था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और तीसरा इन्होंने क्या काम किया बर्बाद करने के लिए, पशुपालन को बर्बाद किया। और चौथा इन्होंने क्या काम किया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। ये चार जो थे एक्ट बना के इन लोगों ने बर्बाद किया। वो कैसे बर्बाद किया वो हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको दाम वाला तो चीज़ बता दिया। अब दाम जब तय करते थे तो वो भी यही तय करते थे, ज़्यादा उसका कुछ रेट रहता नहीं था, किसानों को कोई उससे बेनिफिट मिलता नहीं था। अब इन्होंने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना रखा था, उस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत क्या था कि जैसे कि एक अंग्रेज़ों का एक भ्रष्ट और बेईमान अफसर था डलहौजी। वो जिस गांव में जाता था उसी गांव की ज़मीन को छीन लेता था और उन ज़मीनों को छीनकर लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पे अंग्रेज़ों की संपत्ति घोषित कर देता था। और दूसरा चीज़ क्या था कि जैसे कि इन लोगों ने क्या लगा रखा था कि फसल पे लगान लगा रखा था। और लगान कोई 1% 2% नहीं थी, जितना भी आपका उत्पादन होता था उसका 50% ये लगान लेते थे। अब कोई किसान अगर लगान नहीं दे पाता था तो इन्होंने क्या किया था कि एक 1960 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बना रखा था, जिसमें इन्होंने हर ज़िले में कलेक्टर अपॉइंटमेंट कर रखा था। उस कलेक्टर को पावर दे रखा था कि अगर कोई किसान लगान वगैरह नहीं भर पाता है तो आप उसको मारो पीटो, उससे लगान वसूलो, रेवेन्यू वसूलो, और अगर नहीं होता तो उसकी ज़मीन को जब्त कर लो अगर नहीं कर पाता है तो जो कलेक्टर का एक पोस्ट था वो भी एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट था उस टाइम पे, जिसके थ्रू ही शोषण किए लोग। अब क्या था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट बताया मैंने कि मतलब किस तरीके से ये संपत्ति आजकल भी देखेंगे आप, बहुत सारी ज़मीनें आप देखते हैं ये सरकारी ज़मीन है ऐसा बोलते हैं लोग बाग, वो सब वही ज़मीनें हैं जो उन्होंने हड़प लिए थे। वो किसी न किसी किसान की ज़मीन थी पर हड़प लिए थी, अभी इसलिए सरकारी ज़मीन बोला जाता है। तीसरा क्या था कि पशुपालन था कि हमारा सिस्टम क्या था कि हमारा जो पशु थे तो पशु वो जैसे हल जोतना वहाँ पर वो काम आते थे, तो बैल वगैरह काम आते थे। वो ओवरऑल मतलब जो गहाई मिजाई सब करते थे उसमें भी बैल काम में आते थे। और जो इन जानवरों का गोबर रहता था वो हमको हमारे खाद के रूप में काम में आता था। और जो हमारा गाय का मूत्र और नीम की पत्ती इनको मिला के एक कीटनाशक बनाया जाता था, वो हमारे कीटनाशक का काम में आता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये एक तरफ तो इन्होंने हमारा ज़मीन में जो फसल हो रही उसको उसके लिए तरीका अपनाया, दूसरा ही हमारा पशुपालन पर इन्होंने टारगेट किया। अब जो हमारा मेन पशुपालन का वाला जो लोग थे जिनको हम ओबीसी बोलते हैं, पिछड़ा बोलते हैं, एक्चुअल में वो सब साइंटिस्ट थे। असली स्किल जो थी हैंड स्किल इन्हीं लोगों के पास थी और यही लोग ज़्यादातर पशुपालन करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया अंग्रेजों ने कि एक कत्ल करने का कानून बना दिया जानवरों का, जिसको कत्ल खाना बोलते हैं। तो इन्होंने लगभग 1760 से लगभग अंग्रेज़ों का कानून मतलब गुलामी चालू हुई यहाँ पर। तो 1760 से 1947 के बीच में 48 करोड़ गाय और बैल का कत्ल करवाया इन लोगों ने। तो वो सिर्फ इसी पर्पज़ से था कि अगर ये इनके पास ये पशुपालन का एक धंधा बंद होगा तो ये के साथ साथ इनको खाद बीज जो कीटनाशक रहेगा वो इनको नहीं मिलेगा और जो दूध रहेगा वो नहीं मिलेगा। तो जो पहली बात तो एक तो कृषि खराब होगी, दूसरा जो हमारा ओबीसी वर्ग है उसका रोज़गार ख़त्म होगा, और तीसरा क्या है कि जब ये अच्छे खाएंगे नहीं और तो ये बीमार भी पड़ेंगे। और चौथा इन्होंने क्या बनाया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जिसमें जो भी लकड़ी वाला क्षेत्र रहता था, जंगली क्षेत्र रहता था, इन्होंने किसानों के लिए उसको बैन कर दिया। बोले आपको यहाँ नहीं जाना है, ये हमारा है। तो उससे क्या हुआ कि जो किसान की छोटी मोटी ज़रूरत रहती थी वो लकड़ी ला लेता था, कभी खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, कभी किसी खेत के ऊपर बाड़ा लगाना हुआ उसके लिए, वो उसको लाना बंद हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया, उस फॉरेस्ट को अपने अंडर लेकर के अंधाधुंध कटाई चालू किया उन जंगलों की, जिससे क्या हो गया कि जो मिट्टी का जो रुकाव होता है, पानी गिरता है तो वो रुकाव बंद हो गया। तो वो मिट्टियाँ बह बह के नदियों में जाने लग गई और नदियों का जो जल स्तर है तो वो ऊपर बढ़ने लग गया। अब जब जल स्तर ऊपर बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि
टाइम टाइम में बाढ़ आएगी देश में, किसानों को नुकसान होगा। तो इन लोगों ने पूरी तरह से जो डिपेंड था, जो जिस देश की पूरी इकोनॉमी डिपेंड थी, हर गांव अपने आप में ही देश था, क्योंकि उस गांव के लोगों को कहीं जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लगातार उनको 12 महीने काम मिलता था, कभी जुताई के काम में, कभी बुवाई के काम में, कभी कटाई, कभी सिंचाई। और बाद में जब 2 महीने बचते थे गर्मी के, उसमें जो लोगों घर कच्चे घर होते थे तो कच्चे घर को छावने का काम भी उन लोगों को मिलता था। और उनके अगेंस्ट में उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनको अगेंस्ट में, उनके काम के अगेंस्ट में जो फसल रहती थी उस फसल का ही दिया जाता, जैसे गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया और दाल दे दिया। तो इनको ऑलरेडी कहीं से अगर पैसा भी आज के टाइम मिलता है तो खरीदते तो यही है ना, खा तो कोई भी यही सकता है। तो आज भी किसान के हाथ में बहुत ताकत है, अगर किसान चाहे तो अभी भी सरकार को झुका सकता है। और जो ये सब कानून अंग्रेजों ने बनाया था उसमें अभी भी कुछ बदलाव नहीं है, सेम का सेम वही कानून अभी भी चल रहा है। अब कैसी आज़ादी है ये किसानों को सोचना पड़ेगा। आप किसी पार्टी के पे ज़्यादा फेवर मत करिए। आपको अगर सच में चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, जो आज से 200 साल पहले किसानों को सबसे संपन्न माना जाता था, आज वो किसान की इतनी दयनीय हालत हो गई है, आप लोग उसको समझ नहीं रहे। आपको जो कोई भी सरकार जब तक इन रूल में छूट नहीं देगी जो अंग्रेजों ने लगाया था, आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। जैसे उस टाइम पे एक बहुत फेमस नारा चलता था पहले के 200-300 साल पहले, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकुर निदान। मतलब कि जो खेती करने वाला आदमी था, उसको किसान था, उसको सबसे अच्छा, सबसे संपन्न माना जाता था। जो जॉब करने वाला रहता था उसको जॉब नहीं, जो व्यवसाय करने वाला, धंधा करने वाला लोग था उसको मध्यम का आदमी माना जाता था। और जो नौकरी करने वाला आदमी था उसको कुत्ते के समान समझा जाता था। तो आज इतनी हालत, जिसको सबसे संपन्न था वो सबसे नीचे कैसे आ सकता है? तो वो नीचे आने की जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था वो सबसे बड़ा रीज़न है। आप फसल पैदा करते हैं, अंग्रेजों ने ये भी कानून बना रखा था कि आप किसी दूसरे ज़िले में अपने फसल नहीं ले जाके बेच सकते हैं, आप उसी प्रदेश में का फसल वहीं यूज हो सकती है। तो किसान खुद कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज़्यादा रेट रहेगा नहीं बेच सकता था। ये सब किसान को एक बांधने का तरीका था, जो कि अभी भी चल रहा है। दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो किसान को राइट्स जो अंग्रेजों ने छीन लिए थे वो आज भी नहीं मिले हुए हैं। अब ये बताइए, जो सबसे बड़ी बैकबोन थी कंट्री की, जिसके बिना देश को गुलाम ही नहीं बनाया जा सकता था, और जिस पे अंग्रेजों ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था गुलाम बनाने के लिए, अगर वही नियम कानून ही नहीं बदले हैं तो आज़ादी कैसी है? आज़ादी सबसे बड़ा तो बैकबोन तो तोड़ने वाला जो कानून था उसको ख़त्म करते, तब तो हम तो मानते थे ना कि कुछ आज़ादी में कुछ मिला भी है। सिर्फ अभी क्या हुआ है, आज़ादी के नाम पे जो लगान अंग्रेज लेते थे वो लगान अभी क्या हुआ है कि सरकारों ने लेना बंद कर दिया है। सिर्फ लगान नहीं ले रहे हैं, बाकी सब का सब वो सेम वैसे ही के वैसे ही है। तो लगान नहीं ले रहे हैं तो आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आपका अभी इन 10 सालों में आपका बीज का रेट 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। आपका जो पानी का स्तर है वो नीचे चला गया है, तो जहाँ 1 घंटे सिंचाई के लिए लगता था अभी 4 घंटे लग रहा है। आपका डीजल का दाम डबल हो गया है। तो आप ये सब तो आपकी लागत बढ़ गई ना। तो जब लागत बढ़ गई, इतना लागत बढ़ रही है, आपका 10 साल में फसल का रेट कितना बढ़ा है? सिर्फ 2 गुना बढ़ा है, 1000 से 2000, मतलब 2 गुना बढ़ा है। आपका लागत कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? तो आपको लगान नहीं ले रहे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी लागत के कंपेयर में आपको जो बेचने जा रहे हैं तो ये तो वही रेट मिल रहा है, तो 100-200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब इसमें मतलब किसान का अगर माफ़ कर दिया सरकार ने, तो सरकार खुद का नहीं माफ़ कर रही, किसानों को जो शोषण कर रखा है वही माफ़ कर रही है। 1000-2000 आपको अगर मिल भी गया तो वो सरकार का नहीं है, आपके शोषण का ही पैसा आपको मिल रहा है। तो आप अगर सच में अपनी उन्नति चाहते हैं, किसान अगर सच में अपनी उन्नति चाहते हैं, मतलब अपनी उन्नति का अपना हक चाहते हो, आपका हक है, आपसे हक छीन लिया गया है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप फसल पैदा करते हैं, आपको दाम तय करने का हक आपको होना चाहिए। आप जहाँ चाहें जहाँ उसको बेचिए, आपका हक होना चाहिए। ये सब सरकार से आपको डिमांड करना पड़ेगा। और अगर सरकार मान जाती है तभी किसानों की उन्नति हो सकती है, नहीं तो सिर्फ किसान
लॉलीपॉप पकड़ाती रहेंगी और किसान की हालत हमेशा के हमेशा ख़राब ही रह जाएगी। इन सब चीज़ों में आपको सोचना पड़ेगा। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि चार चीज़ में सोचना पड़ेगा। आपको फसल का दाम तय करना, ये आपके पास हक होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसमें भी कुछ ढील होनी चाहिए। ठीक है, पशुपालन को कैसे ग्रोथ देना है, ये इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट, इसमें भी कुछ आपको सरकार को कुछ करना चाहिए। अगर किसान को, भारत की जो अर्थव्यवस्था है बिना किसान के नहीं चल सकती। अभी क्या हो रहा है, आप बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर जॉब इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खरीदना तो आपको, खाना तो वही अनाज ही खाना पड़ेगा। तो जो पहले आपको डायरेक्ट अनाज मिल जाता था किसानों को थ्रू, 4 रुपये का अनाज 4 रुपये मिल जाता है, वही 4 रुपये का अनाज आपको 10 रुपये मिल रहा है, तो आपको 10 रुपये कमाना पड़ेगा। तो ये आप सोचना पड़ेगा, गहराई सोचना पड़ेगा।